नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के जो इतने शानदार कपड़े हैं उनके पीछे किसका हाथ है? आज हम बुनकरों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। ये एक ऐसा समाज है जिसका इतिहास शायद उतना ही पुराना है जितना कि खुद भारत का। तो चलिए उनकी प्राचीन जड़ों को समझते हैं और आज वो जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो बुनकर समाज है ये आखिर कितना पुराना है। इसका जवाब हमें इतिहास में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सबूत देखते हैं कि ये कितने पुराने हैं। ये एक तरह की यात्रा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है और वैदिक काल तक जाती है। जरा देखिए, यहाँ दो बहुत बड़ी सभ्यताओं के बीच एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। एक तरफ थी सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे बसी सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी तरफ थी गंगा के मैदानों में पनपी वैदिक सभ्यता। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये एक सांस्कृतिक बदलाव भी था और इसी बदलाव ने वेदों और पुराणों जैसे बड़े बड़े ग्रंथों की नींव रखी। तो हुआ ये कि लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी सिंधु के इलाके से गंगा के मैदानों की तरफ आ गई और इस नए माहौल में ज्ञान का जैसे एक विस्फोट सा हुआ। वेद लिखे गए, पुराण रचे गए और जानते हैं, इन्हीं ग्रंथों में हमें बुनकर समाज के होने के पहले निशान मिलते हैं। और ये रहा वो पक्का सबूत, जैसा कि सोर्स में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है। पुराणों में बुनकर समाज का उल्लेख आपको मिल जाता है। मतलब ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एक सीधी सीधी पुष्टि है कि उनका हुनर, उनका अस्तित्व हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में दर्ज है। तो किताबों में मिलने वाले ये सबूत एक बात तो पक्की कर देते हैं कि बुनकर समाज अति प्राचीन है, मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना। उनकी जड़ें भारतीय इतिहास में इतनी गहरी हैं जैसे वो इस देश की कहानी के साथ साथ ही बुनी गई हो। तो ये तो था पुराना इतिहास, लेकिन आज क्या हकीकत है? चलिए अब वर्तमान में आते हैं। ये बुनकर समाज जो पूरे भारत में फैला हुआ है, आज किन मुश्किलों से जूझ रहा है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि बुनकर समाज कोई एक जैसा ग्रुप नहीं है। ये तो एक रंग बिरंगी चादर की तरह है। भारत के अलग अलग कोनों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं जुलाहा तो कहीं तांती, साले, कोकोला और देवांग। हर नाम के साथ एक अलग सांस्कृतिक पहचान जुड़ी है। लेकिन इन सब की मुश्किलें काफी हद तक एक जैसी हैं और वो तीन मेन पिलर्स पर टिकी हैं: आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। और इन तीनों ही मामलों में उनकी हालत को दयनीय तक कहा गया है। ये एक बहुत भारी शब्द है जो बताता है कि चुनौतियां कितनी गहरी हैं। तो सवाल ये है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये परेशानियां खत्म क्यों नहीं हुई? सोर्स ये कहता है कि असल में हम मूल समस्या यानी फंडामेंटल प्रॉब्लम को ही नहीं सुलझा पाए हैं। मतलब जो बुनियादी हक और ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया, और जब तक जड़ पर काम नहीं होगा ये दिक्कतें बनी रहेंगी। चलिए अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं कि कैसे हम इतिहास से भविष्य बना सकते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अतीत को समझना हमें एक ज़्यादा मजबूत और एकजुट कल की तरफ ले जा सकता है। एक बात गांठ बांधने वाली है, इतिहास पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम समाज को बांटें या भेदभाव को हवा दें। नहीं, इसका असली मकसद तो एक मजबूत, एकजुट राष्ट्र बनाना है जहां हर धागे की अपनी अहमियत हो। और इस सोच को ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से बयां करती है। सोर्स में एक बहुत ही मजबूत विचार सामने रखा गया है। सप्तऋषि के वंशज ही पूरे भारत हैं। सप्तऋषि हमारे 7 महान संत थे। तो ये कहने का मतलब है कि हम सब, चाहे किसी भी समाज या जाति के हों, हमारी विरासत एक ही है। ये सोच ऊंच नीच के खिलाफ एक बहुत बड़ी दलील है। तो कुल मिलाकर इतिहास को समझने के 2 मकसद हैं। पहला, अपनी जड़ों को पहचानना, ये जानना कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए हैं, और दूसरा, उस जानकारी का इस्तेमाल करके भारत को एक ऐसे मजबूत बंधन में बांधना जो कभी टूटे नहीं। और आखिर में हम इस चर्चा को एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने साझे इतिहास को ठीक से समझकर क्या हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य बुन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब को हमारी विरासत और हमारे आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।